अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 जुलाई 2020 और आज मैं आपसे डॉन की जो है वोकेबलरी वो लेके आया हूँ। अच्छा, आज जो 3 एडिटोरियल थे डॉन के, उनमें से एक एडिटोरियल था जिसमें जो कारगिल में हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए थे, तो उस हवाले से खराज तहसीन पेश किया गया है। तो उसमें ये जो पहला आप सेंटेंस देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, यानी किसी की कही हुई बात है उसको एज इट इज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमर्स में। और ये किसने कहा था, ये जो सेंटेंस है ये हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा था उनको शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए। तो ये येलो में जो वर्ड्स हैं इसके भी हम मीनिंग्स भी देख लेते हैं। अच्छा, अब पहले जो एडिटोरियल में सेंटेंस यूज़ हुआ है उसको हम देखते हैं। Korean nation is proud of its gallant sons for valor and unwavering allegiance to defend the country regardless of the cost। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है कोई बहुत बहादुर हो, करेजियस हो। और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ये कौन थे बहादुर, ये जो थे हमारे फ़ौजी जवान, उनकी बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है वेलर। इसका क्या मतलब होता है कि आप ख़तरे के टाइम पे जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा आप बहादुरी का मुजाहरा करो ना, तो उसको हम बोलते हैं वेलर। उसके बाद तीसरा वर्ड हमारे पास यहाँ पे यूज़ हुआ है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग होता है हमारे पास कि आप बिल्कुल फर्म रहो, रेजोल्यूट रहो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, और आप क्या है बिल्कुल साबित कदम रहो। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है अनवेवरिंग। और अनवेवरिंग किसके बारे में ये बात करें, एलिजेंस। इसमें एलिजेंस, एलिजेंस क्या होता है कि आप अपनी वफादारी जो है ना वो साबित करो। ठीक है। लॉयल्टी, फेथफुलनेस, तो उसमें हम बोल देते हैं एलिजेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और हमारे पास 4 मेरे ख्याल में वर्ड्स थे ये। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं, हमने मीनिंग देख लिया। नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स गैलेंट सन्स, कि जो नेशन है, कौम है, उससे क्या है, फ़ख्र है। किस चीज़ पे फ़ख्र है, ऑफ इट्स गैलेंट सन्स, उसे अपने बहादुर बेटों पे फ़ख्र है। किस लिए फ़ख्र है, फॉर वेलर, कि उन्होंने यो क्या दिखाया था, मुश्किल के वक्त जो है वो बहादुरी दिखाई थी। एंड अनवेवरिंग एलिजेंस, अनवेवरिंग ये है कि वो साबित कदम रहे थे किस चीज़ में, एलिजेंस में, लॉयल्टी में, वफादारी में। किस चीज़ के लिए, टू डिफेंड द कंट्री, अपने मुल्क को जो है ना उसको डिफेंड करने के लिए, उसके दिफा में जो है वो क्या है, साबित कदम रहे थे। और बिल्कुल जो है वो अनवेवरिंग एलिजेंस थी, यानी कि कोई साबित कदम रहे थे, कोई चीज़ भी जो है उन्हें अपने मकसद से नहीं हटा सकी थी। और वो आगे बता रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, के इस बात से कतई नज़र कि उन्हें इसकी क्या कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया है, अपनी अनवेवरिंग एलिजेंस दिखाई थी। अच्छा, रिगार्डलेस क्या होता है, ये शायद मैंने अभी इसको हाईलाइट नहीं किया। रिगार्डलेस होता है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ। इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि इसके बावजूद। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज़ होता, इन स्पाइट के साथ ऑफ होता है। काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर डिस्पाइट लगाना है तो आपने ऑफ नहीं लगाना। एक इसमें ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरा चीज़ हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ये था, ये है ना, नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स गैलेंट सन्स, कि कौम को फ़ख्र है अपने बहादुर बेटों पर। तो ये इट्स जो है ना ये पोजेशन के लिए यूज़ हो रहा है कि अपने बहादुर बेटे। अच्छा, अब वैसे तो हम देखें, ये मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट कराया हुआ है कि वैसे अगर हमने इसका एपोस्ट्रोफी लगा के पोजेशन दिखाना हो तो हम क्या ये इट के आगे ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो काफ़ी लोग ये गलती यहाँ पे ये करते हैं, तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं कि जी हम इसकी बात करें कि जी कौम के बहादुर बेटे, तो IT एपोस्ट्रोफी और फिर एस। लेकिन वो ये एपोस्ट्रोफी वाला होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ की होती है, इट इज़ और इट हैज़ की। लेकिन जब भी हम पोजेशन हमने शो करना होता है ना, जिस तरह कौम को फ़ख्र है अपने बहादुर बेटों पे, तो वहाँ पे कभी भी हमारा एपोस्ट्रोफी नहीं आता। तो ये आप लाजमी याद रखिएगा। ठीक है। इट्स में जब भी हम यूज़ करते हैं तो एपोस्ट्रोफी नहीं आता पोजीशन के मानों में। अच्छा, ये एडिटोरियल हमारा था, ये कारगिल के शोधा को जो खराज तहसीन पेश किया गया था। उसके बाद दूसरा जो एडिटोरियल मैंने लिया है कि से कुछ लाइन्स, एक लाइन मैंने ली है, वो है हमारे पास ये लाइन है, द पुश फॉर यूजर्स टू डिक्लेयर VPNs forces them into the catch 22 सिचुएशन।
अच्छा, अब इसमें जो एडिटोरियल का आज उन्वान था, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो था इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी। अच्छा, अब पहले मैं आपको वीपीएन वगैरह भी बता दूं, मोस्टली वैसे आप लोगों को पता होगा। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपने जो है इसमें इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ क्या किस लिए यूज़ होता है? ये अनब्लॉक्ड वेबसाइट्स को खोलने के लिए भी काम आता है। अब हुआ क्या था हमारे पास, जिस जब आपको पता है कि 2-2.5 साल पहले जब यूट्यूब पे पाबंदी थी, तो एकदम से लोगों को पता चला कि भाई वीपीएन भी कोई चीज़ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और उसकी मदद से हम क्या करते होते थे, यूट्यूब जो है वो ओपन हो जाया करती थी। अच्छा, अब इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड क्या है कि अच्छा, अब ये भी लोगों को कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ अनब्लॉक्ड वेबसाइट्स को खोलने का काम आता है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी लोग जो बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी जो है वो इंक्रिप्ट करने के लिए भी जो है वो ये वीपीएन यूज़ होता है। अच्छा, अब पीटीए ने जो है उसने क्या किया था, सबसे पहले 30 जून तक उन्होंने डेडलाइन दी थी कि भाई आपने अगर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना है तो आपको क्या है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब उसमें जो है वो डेडलाइन में जो है 1 महीने की और तोसी कर दी है, जुलाई के एंड तक कर दिया है। लेकिन अब उससे प्रॉब्लम पता है क्या हुई है कि देखें, वीपीएन आप यूज़ किस लिए करते थे कि आप एनोनिमसली जो है वो इंटरनेट की दुनिया में काम कर सको। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी आपने पहले इसे रजिस्टर कराना होगा, तो फिर उसका मकसद ही ख़त्म हो गया। ये सेंटेंस भी अगर हम देखें ना, तो ये कह रहा है द पुश फॉर यूज़र्स। पुश फॉर क्या होता है कि कोई सी चीज़ को ज़ोर देना कि भाई वो काम करें। और ये किसकी जानिब से पुश फॉर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पीटीए की जानिब से कि आप जो है वो रजिस्टर कराएं। किसे? इसको वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हैं जुलाई के एंड तक। उन्होंने कहा ये पुश फॉर किया जा रहा है यूज़र्स को कि वो डिक्लेयर करें वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को, कि वो रजिस्टर कराएं। फोर्सेस देम इनटू द कैश 20 सिचुएशन। तो इसको ले जा रहा है किधर? कैश 22 सिचुएशन पे। अब कैश 22 सिचुएशन क्या होती है कि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि इसका अगर कोई हल भी होना तो वो आपको और मुश्किल में डाल देगा। अगर मैं दिखाऊं, कैश 22 इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट एस्केप बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी रूल्स और लिमिटेशंस। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोसेफ हेलर, हु यूज्ड इट इन हिज 1961 नॉवेल कैच 22। और आसान लफ्ज़ों में इसको हम बताएं, कैच 22 में क्या होता है कि एन इलॉजिकल, अनरीजनेबल और सेंसलेस सिचुएशन। ठीक है, आप जिस तरह अगर मैं आपको सेंटेंस कहूँ कि जी अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको मज़ीद पैसे आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। जैसे अगर एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है और उसे आप कह रहे हो कि नहीं अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपके पास ज़ाहिर है आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी फिर ही कुछ होगा। तो ये क्या है, उसका ये सोल्यूशन है कि अगर आपने और पैसे कमाने हैं तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास पहले ही पैसे होने चाहिए। तो ये क्या है, ये एक आपको एक इलॉजिकल, अनरीजनेबल और सेंसलेस सिचुएशन है। और यहाँ पे भी क्या चीज़ है, यहाँ पे भी अगर हम कैश 22 देखें तो क्या है कि लोग यूज़ किस लिए करते हैं वीपीएन, कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकें। और ये क्या कह रहे हैं पीटीए वाले कि आप इसको रजिस्टर कराएं। भाई फिर वीपीएन यूज़ करने का फ़ायदा क्या है वहाँ पर? तो वो आप क्या है कैश 22 सिचुएशन में आ रहे हैं कि जो हल ये बताया जा रहा है वो आपको और ज़्यादा क्या है, एब्सर्ड है, बिल्कुल ही क्या है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। तो अब ये देखते हैं कि जुलाई के एंड तक जो है ये डेडलाइन में इजाफा करते हैं या क्या करते हैं। ख़ासतौर पे जो इसमें प्राइवेसी के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर एतराज़ किया जा रहा है कि पीटीए जो है वो इससे जो है ना डेटा के हमारे जो एक्सेस ले सकेगी हमारे डेटा का। तो इसको हम देखते हैं कि जुलाई के एंड तक ये वीपीएन जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने कही हुई है तो वो रहती है कि ये डेडलाइन में इजाफा होता है। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल हमारे पास आज क्या किस चीज़ के बारे में आया है? वो हमारे पास जो तीसरा एडिटोरियल है ना वो आया है सेकंड वेव। अब सेकंड वेव हमारे पास क्या है कि देखें इसमें हमारे पास ये था कि ये आया यहाँ पे कोरोना वायरस बेशतर ममालिक में आया। उसमें क्या हुआ कि पहले केसेस की तादाद में इजाफा हुआ, वो पीक पे आया बिल्कुल। और फिर लोगों ने SOPs के ज़रिए जिस तरह भी हैं उन्होंने उस पर काबू पाया और फिर केसेस की तादाद में कम ही हो गई। तो वो आप एक वेव कह लें कि एक लहर थी आई वायरस की, ठीक है, और उसने जो भी नुकसान करना था किया, ख़त्म हो गई। लेकिन अब इस एडिटोरियल में सेकंड वेव में क्या है, राइटर जो है परेशान है कि भाई एक दफ़ा कम होने के बाद केसेस जो हैं वो दोबारा ना बढ़ जाएं। जिस तरह मैंने आपको पहले वो मैं फिगर मैंने शायद सेव करना मैं भूल गया, तो मैं आपको पहले भी दिखाया था। जिस तरह एक ये पीक है, इस तरह ये अगर पहाड़ की चोटी जैसी आप समझे कि ये एक चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इसकी कि एक वेव की। तो अब राइटर ये भी यहाँ पे परेशान है कि उन्होंने कहा ये ना हो कि ये पहले एक ये पहाड़ी इस तरह वेव आई है, उसके बाद एक और जो है ना वो हमारे पास क्या आ जाए,
वेव इस तरह की ना आ जाए कि दोबारा वही साइकिल चल पड़े कि लोगों में है वो किसी तादाद में इजाफा हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बट एज सम कंट्रीज सेलिब्रेट देयर सक्सेस इन कर्टेलिंग ट्रांसमिशन, यानी कि जहाँ लेकिन कुछ ममालिक यो के क्या है जश्न मना रहे हैं अपनी कामयाबी का क्या करने में, इन कर्टेलिंग ट्रांसमिशन। कर्टेलिंग होता है किसी चीज़ को कम करना, ट्रांसमिशन होता है मुंतकली, वायरस की एक शख्स से दूसरे को मुंतकली, क्योंकि ये है कंटेजियस, ये हमारे पास बीमारी थी कि एक से दूसरे को लग रहा था, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल था। जो आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा लॉकडाउन भी हुआ, और वो भी सिर्फ इस वजह से था कि लोग आपस में मिलेंगे तो उससे जो है वो मज़ीद वायरस फैलेगा। तो उन्होंने कहा ये ममालिक जो हैं वो क्या है इसमें सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी इसको जश्न मना रहे थे अपनी कामयाबी का कि हमने कम कर लिया है ट्रांसमिशन, यानी एक से दूसरे को जो वायरस मुंतकिल हो रहा है उसको हमने पे काबू पा लिया है। उनका फियर्स ऑफ अ सेकंड वेव, उनका जो ख़तरात हैं किस चीज़ के, सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी रियल, कि अब ये ना हो कि एक और वेव आ जाए, एक और लहर आ जाए जिसमें इसी तरह केसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाए। तो उन्होंने कहा ये जो फियर्स हैं, ख़तरात हैं, खदशात हैं, ये क्या हैं, आर वेरी रियल हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि बाज़ बात तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा ये जो खदशात हैं सेकंड वेव के हवाले से ये बिल्कुल जेन्युइन हैं, और ऐसा ना हो कि हमें इस चीज़ का सामना करना पड़े। अच्छा, अब इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टर्म अप्लाइज टू कंट्रीज दैट वेंट थ्रू अ पीक फेज ड्यूरिंग विच कोविड-19 केसेस सोड मैनेज टू लोअर द कर्व एंड देन एक्सपीरियंस्ड अ सेकंड पीक। अच्छा, अब इसमें ये कहाँ पे सेकंड वेव यूज़ होती है कि एक काफ़ी ममालिक में ये मतलब ये देखा गया है कि वो पीक पे गया है, यानी कि केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, और उसके बाद जो है उसमें क्या हुआ है, कोविड-19 केसेस सोड होता है किसी चीज़ का बढ़ना, केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, फिर वो पीक तक गया है, फिर वहाँ से वो नीचे आया है कर्व, ठीक है, वापस हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे आई है, और फिर क्या हुआ है, देन एक्सपीरियंस्ड अ सेकंड पीक, यानी कि एक दफ़ा ये सारा साइकिल दोबारा रिपीट हुआ है। तो इस हवाले से सेकंड वेव एडिटोरियल था कि जिसमें राइटर परेशान है कि एक दफ़ा जो केसेस की तादाद में बढ़ के जो है वो कमी होना शुरू हुई है, तो ये ना हो कि एक और लहर आ जाए और केसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाए। ये कुछ तीनों एडिटोरियल के मैंने थोड़े थोड़े आपको साथ जिस्ट भी देने की कोशिश की है, ताकि अगर आपने कोई वो भी पढ़ना हो एडिटोरियल तो पढ़ सकते हैं। पहला है वो कारगिल के शोधा को हो खराज तहसीन, दूसरा हमारे पास था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के हवाले से है, जो PTA ने डेडलाइन दी है जुलाई के एंड तक आपने रजिस्ट्रेशन करानी है अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं, और तीसरा हमारे पास एडिटोरियल था कि जिसमें जो है वो परेशान है राइटर कि भाई कहीं सेकंड वेव ना आ जाए उन ममालिक में जहाँ पे लोगों ने बड़ी मुश्किल से फर्स्ट वेव पे काबू पाया है। तो अगर आपने पढ़ना हो तो सेकंड वेव का एडिटोरियल आया है वो भी आप आज के जॉन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।